नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। लगातार 7वीं बार भाजपा संभालने जा रही है गुजरात की कमान। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019 पर होगा विचार। वहीं राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा है सूचीबद्ध। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजाति संबंधी संशोधित संविधान आदेश विधेयक 2022 को पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में आज इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 का करेंगे उद्घाटन। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत, यूएई समेत दुनिया भर की प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां होंगी शामिल। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 1960 में राज्य की स्थापना के बाद से गुजरात में भाजपा की लगातार 7वीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। अहमदाबाद चलते हैं। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, काफी महत्वपूर्ण दिन गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में जो बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ा है और प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। कल जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ था। आज क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां हैं? देखिए चंद्रशेखर, अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ गुजरात विधानसभा के ठीक सामने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर शपथ विधि समारोह होना है। हेलीपैड ग्राउंड है जो यहाँ विधानसभा के ही प्रांगण में है। इसी हेलीपैड ग्राउंड पर आज शपथ विधि होगी। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अहम बात यह भी है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, लेकिन ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है कि क्या मंत्रिमंडल शपथ लेगा आज। लेकिन भूपेंद्र पटेल बेशक मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ लेने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ये लगातार 7वीं बार जब सरकार बन रही है, एक तरीके से देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़ा जनाधार के साथ इस बार सरकार बन रही है। जो पहले कभी इतना बड़ा जनाधार, इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में 156 सीटें आई हैं और कई ऐसी जगहों से आई हैं जहां से कभी भी ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी जीतते नहीं आई है। तो ये देखना बेशक दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को क्या जगह मिलेगी। दूसरी बात ये भी है कि क्या एक्सपेंशन होगा या पूरी तरीके से मंत्रिमंडल चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा नई कैबिनेट और नए मुख्यमंत्री को एकदम लाया गया था और साफ तौर पर एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ब्रेक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी सच में भारी पड़ गई एंटी इनकम्बेंसी पे, और ये जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर इसे दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम जानते हैं विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, बीएस येदियुरप्पा मौजूद थे और अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे, और उसी में सर्वसहमति से भूपेंद्र पटेल का नाम जो है उस पर मुहर लगाई गई थी। और उसके साथ ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ मंत्रिमंडल के बारे में भी कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ सामने नहीं आया है जिसका सभी को इंतजार है।
मेघना, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, तो वहां पर प्रधानमंत्री तो वहां पर पहुंचे ही हैं, उसके अलावा और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम जानते हैं कल रात ही पहुंचे अहमदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और बताया जा रहा है जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद होंगे। देखिए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात को काफ़ी देर रात आए थे यहाँ अहमदाबाद, और फिर भी लोगों ने भारी संख्या में वहाँ पर उनके रास्ते में दोनों तरफ लोग भारी संख्या में मौजूद थे और एक तरीके से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ठीक अगर हम देखें तो अहमदाबाद में ही वो 50 किलोमीटर का रोड शो हुआ था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, जो एक तरीके से खुद में ही एक ऐतिहासिक रोड शो हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर में भी ये सबसे लंबे रोड शोज में से हो सकता है कि रोड शोज में से था, क्योंकि इतना बड़ा रोड शो और इतना बड़ा जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था उस रोड शो में। कल भी काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, काफी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वहां पर एक रोड शो जैसा ही एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड रोड शो जैसा हो गया था, क्योंकि जहां पर से भी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना होता है वहां पर लोगों को पता चल जाता है तो लोग वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो आज शपथ विधि है, और अगर सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष जो है एक तरीके से विपक्ष यहाँ पर अब मौजूद नहीं है गुजरात में, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। क्योंकि देखिए तो आम आदमी पार्टी की भी 5 सीटें आई और कांग्रेस की भी 17 सीटें आई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि स्ट्रैटेजी किसी भी पार्टी की काम नहीं आई। ना केवल जनता ने भाजपा को वोट किया है, बल्कि इस तरह के वोट किया है कि इससे साफ पता चलता है कि दूसरी पार्टियों को साफ तौर पर नकार दिया है। तो ये एक चीज है जो इतने साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में रहा है, उसको साफ तौर पर एक तरीके से फिर से वैलिडेशन मिला है। क्योंकि हर बार जब यहाँ पर चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो प्रश्न जितने भी पत्रकार यहाँ आते हैं या पॉलिटिकल पंडित्स आते हैं, प्रश्न यही रहता है कि क्या गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब ये सवाल का जवाब हर साल गुजरात की हर चुनाव में गुजरात की जनता अपने वोट से साफ तौर पर स्पष्ट कर देती है। पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे चंद्रशेखर, तो इस चीज को साफ तौर पर देखा गया था कि कंपटीशन बेशक मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार जब हमने देखा तो वोट शेयर भाजपा का बहुत अच्छा बढ़ा। और ट्रेडिशनल वोट शेयर अगर हम देखें कांग्रेस का, वो ट्रेडिशनल वोट शेयर भी नहीं बचा पाए, और जो बढ़त 2017 के चुनाव में मिली थी उसको तो बरकरार बिल्कुल भी नहीं रख पाए। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे जो एक तरीके से देखें तो भाजपा की जीत का रीजन भी बने। और साफ तौर पर जिस किस्म का एक्शन पैक्ड कैंपेन रहा, जिस किस्म से जो पूरा कैंपेन रहा, स्ट्रैटेजी जो पूरी कैंपेन की थी चुनाव प्रचार के दौरान, वो बेशक धरातल पर काम आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कुछ और थी। कांग्रेस बता रही थी कि हम ग्राउंड पर जाकर लोकल लेवल पे लोकल लीडर्स के साथ हम ग्राउंड पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं नजर आया। क्योंकि साफ तौर पर कई ऐसे ट्राइबल बेल्ट हैं, अगर हम नर्मदा की बात कर ले, अगर हम और भी जिलों की बात कर ले, भरूच के आसपास के जिलों की बात करें, छोटा उदयपुर, पंचमहाल, ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस को अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक भी बचाने में दिक्कत हुई है। सौराष्ट्र के भी कई जगहों पे बड़े बड़े नेताओं को पटकनी मिली है, जैसे परेश धनानी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको भी अमरेली सीट अपनी हारनी पड़ी। तो ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिनको अपनी सीट गंवानी पड़ी है। उत्तर गुजरात में भी ऐसा ही कुछ हाल रहा। और अगर साउथ गुजरात की खासकर बात करें तो साउथ गुजरात ने हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर साथ दिया, क्योंकि साउथ गुजरात इसलिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था चंद्रशेखर इस बार चुनावों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी साउथ गुजरात के ही सूरत में कई दावे कर रही थी और उसके बावजूद सीटें हाथ नहीं लगी। तो ये साफ तौर पर, और बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के साफ तौर पर बड़े चेहरे, गोपाल इटालिया की बात करें, सुदान गढ़वी की बात करें, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, उन लोगों को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप अपने बड़े चेहरे यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं गुजरात में कि ये हमारे बड़े चेहरे हैं, और जिनके चेहरों पर आप गुजरात में चुनाव जीतना चाह रहे हैं, उन चेहरों को ही जनता ने वैलिडेट नहीं किया है। तो इस बार के जो समीकरण रहे, जैसा कि हम शुरुआत से चंद्रशेखर, जब से हम अपने जनादेश में इस बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कि इस बार के नतीजे दिलचस्प होंगे। तो बेशक इस बार के नतीजे दिलचस्प के साथ साथ ऐतिहासिक भी साफ तौर पर नजर आए।
मेघना, साथ ही साथ क्या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा आज? क्या कुछ खबर है अभी तक? देखिए, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर अटकलें बेशक लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है मंत्रिमंडल की शपथ बाद में भी हो। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बेशक शपथ लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा जनाधार मिला है, 156 सीटें मिली हैं, और तो उसमें अगर ये देखा जाए कि समीकरण किस तरीके से बिठाए जाए, किस तरीके से सबको अकोमोडेट किया जाए या सबका रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में हो, इसे इंश्योर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और ये इतना ही नहीं, ये जो ऑलरेडी जो गुजरात में जो कैबिनेट है वो भी नई कैबिनेट है, उसको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऐसे में चेहरों को इमीडिएटली बदलना या पूरी तरीके से नई कैबिनेट लाना खुद में भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार पूरा जब कैबिनेट मंत्रिमंडल ही बदल दिया था और मुख्यमंत्री को भी बदल दिया था, तो इस पे साफ तौर पर ये चीज सामने आई कि पार्टी जो है एक तरीके से सर्वसहमति से डिसीजन लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन या इम्पॉसिबल डिसीजन भी ले सकती है या लेने की ताकत रखती है। तो ऐसे में इस बार क्या नया होगा, ऐसा उम्मीद बेशक लगाई जा रही है। कई जगहों पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक्सपैंडेड कैबिनेट होगा, मतलब कैबिनेट में ज्यादा लोगों को समाहित किया जाएगा, ज्यादा नंबर होगा कैबिनेट में इस बार। लेकिन क्योंकि सौराष्ट्र है और साथ तौर पर ट्राइबल बेल्ट है और उत्तर गुजरात है, बहुत अच्छा जन समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से भी किसी को अकोमोडेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रह सकती है, जिसके कारण कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि पूरी तरीके से नया होगा या फिर एक्सपेंशन होगा, ये बेशक देखना रहेगा। और क्या आज शपथ विधि होगी, ये कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा या केवल आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ ले रहे हैं। ठीक है मेघना, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे चुनाव के दौरान भी वहाँ पर मौजूद थी और गुजरात से ही आप ताल्लुक भी रखती हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है शपथ ग्रहण को लेकर के, और इतने हैवी मैंडेट के साथ जो सरकार आई है उससे क्या कुछ आकांक्षा वो लोग रख रहे हैं? देखिए, जो मैंडेट मिला है वो बेशक हमारे रिपोर्ट्स में भी हमने ग्राउंड में दिखाया कि किस तरीके से हम जब लोगों के पास गए आम जन की आवाज़ को एक तरीके से हमारे बुलेटिन्स में लाने के लिए, तो उनका भी कहना था कि हम विकास की राजनीति को वोट देंगे। गुजरात की जनता ने, अगर हम देखें, फ्रीबीज़ की जो राजनीति है कि मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, ये इसकी जो राजनीति है उसमें उस चीज़ को नकार दिया एक साफ तौर पर। और उसके साथ ही जब कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस का नारा था कांग्रेस नु काम बोले छे, तो इसमें जनता ने जब 27 साल में कांग्रेस को मौका नहीं दिया है, कांग्रेस को मौका देना भी नहीं चाह रही है, जनता के मैंडेट में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वो कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती है, तो इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस ने जब गुजरात में काम ही नहीं किया है तो वो क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास आएगी। तो ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के जो फ्रीबीज की राजनीति थी उसको साफ तौर पर लोग हमारे इंटरैक्शंस में भी नकारते हुए नजर आए कि हमें मुफ्त पानी मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जिस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स गुजरात में है, जिस किस्म के मुद्दे गुजरात में हैं, अगर हम जाएं दूसरे राज्यों में तो कई जगहों पर अभी भी अगर हम देखें तो मुद्दे होते हैं, वो होता है अच्छी सड़क, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, और इस किस्म की जो इस किस्म के मुद्दे होते हैं। एजुकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो एक तरीके से देखें तो गुजरात में ऐसी ज़्यादा ऐसे मुद्दे नज़र नहीं आते हैं ग्राउंड पे। यहाँ पर नज़र आते हैं मुद्दे जैसे और ज़्यादा बिजनेस कैसे गुजरात में आए, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खड़ी हों। यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिमांड लोगों के अंदर नज़र नहीं आती है, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, बिजली मौजूद है, पानी की दिक्कत नहीं, नर्मदा की अगर हम बात करें, नर्मदा कनाल जगह जगह तक पहुँच रहा है, तो ना सिंचाई की दिक्कत है। तो कई ऐसी चीज़ों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है जो एक समय पर करना पड़ता था गुजरात
गुजरात में, खासतौर पर पानी को लेकर। पर अब नहीं, ये समस्या है। सेफ्टी भी एक समस्या नहीं है गुजरात में। हम दृश्य देखते हैं, खासतौर पर नवरात्रि में देखते हैं या कई फेस्टिवल्स के दौरान देखते हैं, जब लड़कियां देर रात भी बाहर निकलती हैं, लेकिन सुरक्षा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है गुजरात में। तो जो बेसिक मुद्दे हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, गुजरात में वैसे मुद्दे इररिलेवेंट नजर आते हैं, उस पर जनता वोट नहीं करती है, जनता अपना मत डालती है। मेघना, दरअसल वक्त कम है इस कार्यक्रम में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों तक ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर की ओर हम चलते हैं। लोकसभा में आज एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर आगे की चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित कराने के लिए पटल पर रखेंगे। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनुज, आज कितना महत्वपूर्ण है आज की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। विधायी कार्य के लिहाज से देखें, 3 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको आज सदन में रखा जाना है बिल पास कराने के लिए, और चर्चा उन पर होनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें प्रश्नकाल, क्योंकि 11 से 12 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो शुरुआत में प्रश्नकाल लिया जाता है, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो सांसद होते हैं वो मंत्री से जवाब मांगते हैं, सवाल पूछते हैं। तो निश्चित तौर पर पिछले हफ्ते की बात करें, क्योंकि अभी तक 3 दिन का जो है विधायी कार्य संसद के दोनों सदनों में हुआ है, ऐसे में सुचारू रूप से सदन चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सदन के पहले ही दिन आह्वान किया था सभी राजनीतिक दलों से और उसमें खासतौर से विपक्षी दलों से, उसके बाद सदन के अंदर एक अच्छी कार्रवाई देखने को मिली है। आज से दूसरे हफ्ते की शुरुआत है। ऐसे में जो आपने भी बताया कि ऊर्जा संरक्षण विधेयक है वो रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं विश्व भर के सामने, ऐसे में भारत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसको कम करने के लिए। तो किस तरीके से वैकल्पिक तरीके उसके अपनाए जाएं, ऊर्जा के फॉसिल फ्यूल को कम किया जाए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, उस पर यह विधेयक है। और उस पर जो भी संशोधन होगा उसके हिसाब से 2030 की एक समय सीमा तय करके उस पर कार्य होगा। दूसरा, समुद्री सुरक्षा को लेकर एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल है, वो भी आज सदन में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। तीसरी सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरीके से नियम 377 के तहत भी कई बार जो है चर्चा को जो स्पीकर हैं या चेयरमैन है उसको लेते हैं, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की कई बार मांग रहती है किसी विशेष मुद्दे को लेकर, चर्चा को लेकर, तो उसके लिए भी आज के दिन में दोपहर के बाद उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है नियम 377 के तहत, अगर कोई राजनीतिक दल उस पर चर्चा करना चाहता है। और कुल मिलाकर लोकसभा स्पीकर ने भी इस बात को आश्वासन दिया था विपक्ष के सभी सांसदों को, विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों को, कि जिस भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव दें, तो उस पर आगे आने वाले दिनों में चर्चा उस पर कराने के लिए चेयरमैन है और स्पीकर है वो समय देंगे। तो कुल मिलाकर पिछले 3 दिनों से जो जारी सदन की कार्रवाई थी आज भी सुचारू रूप से चलने की पूरी संभावना है। चंद्रशेखर। अनुज, इसके अलावा जो पिछले 3-4 दिन लगातार आप देखते रहे हैं किस तरह से वहां पर कार्यवाही चल रही है, विपक्ष का क्या कुछ रवैया इस बार देखा गया? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी गुजरात के अंदर एक बड़ा चुनाव देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष को अभी इस बात को थोड़ा सा उसका अंदाजा है कि अभी उनकी एक जीत हुई है, और ऐसे में अगर सदन के अंदर वो हंगामा करते हैं तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा देश के बीच में। और इस बात को लेकर कई बार जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो कह चुके हैं कि विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका होती है सदन को चलाने के लिए। इस बार लगता है कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस और डीएमके की बात करें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद उस बात को समझा है, और इस बात को भी है क्योंकि अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो देश हित में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काफी कीमती समय होता है संसद का, ऐसे में वो कार्रवाई जो है संसद की है वो सुचारू रूप से चले, समय बर्बाद ना हो। तो अभी तक विपक्ष की भूमिका जो रही है सदन के अंदर, पिछले हफ्ते खेलों पर काफी चर्चा हुई थी, और खेलों को किस तरीके से देश के अंदर बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो खेलों के अंदर आगे आए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान बनाए। तो ये एक जनता से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने, सभी ने
बढ़ चढ़कर उस चर्चा के अंदर हिस्सा लिया था। तो निश्चित तौर पर इस बार जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें विपक्ष की जो एक भूमिका है, निश्चित तौर पर एक अच्छी भूमिका देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष के साथ साथ। ठीक है अनुज, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि संसद में अभी जो परिणाम आए हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या उपचुनाव की बात करें, उसके बाद क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिलता है वहाँ पर? देखिए, एक निश्चित तौर पर लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व होता है, सभी राजनीतिक दलों में उसको हिस्सा करने का जो है अधिकार रहता है। और हमने देखा भी है, चाहे नई नवेली आम आदमी पार्टी हो, वो अब दिल्ली से निकलकर गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा, उसने हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा। कांग्रेस तो निश्चित तौर पर पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक अच्छा मुकाबला हिमाचल में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी, थोड़े गम वाली एक स्थिति जरूर देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के इलेक्शन में निश्चित तौर पर सत्ता हासिल की है, कांग्रेस ने हिमाचल में की है, और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में हासिल की है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा गम, थोड़ी खुशी वाली बात जरूर है, लेकिन हां, उनको इस बात का एक संकेत जरूर मिला है जनता की तरफ से कि देखिए, जनता के बीच में अगर आपको जाना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, उनके मुद्दों को सदनों में उठाना पड़ेगा। और सदन, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा और संसद के अंदर, वो अगर अच्छे से उनके मुद्दों को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता की निगाहें उस पर बनी रहती है। और मुझे लगता है कि शायद विपक्ष ने इस बात को समझा होगा, क्योंकि पिछले कई हमने सत्रों के दौरान देखा है, चाहे मानसून सेशन था, चाहे बजट सेशन था, संसद की कार्रवाई हंगामे की बेट चढ़ती रही, अखबारों की और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती रही। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए भी एक ऐसी स्थिति बनती है जब जनता निश्चित तौर पर उनसे नाराज होती है। तो इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा और विपक्ष की एक अच्छी भूमिका अभी तक देखने को मिल रही है। शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर हम दर्शकों को लिए चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में आज इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। इंडिया ग्लोबल फोरम वैश्विक प्रभाव के लिए दोनों देशों के व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत की ओर से यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और आबू धाबी में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्यों के बीच G20 की अध्यक्षता पर चर्चा की जाएगी। तो दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होंगी इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 में। दोनों देशों के व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ काम करने का यहां पर अवसर मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत की ओर से ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज से 16 दिसंबर तक दुबई और आबू धाबी में होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम भारत की ओर से आयोजित किया जा रहा है। 16 दिसंबर तक दुबई और आबू धाबी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और कई महत्वपूर्ण लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और किस तरह से G20 के जो कार्यक्रम हैं, भारत की अध्यक्षता में, भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की पिछले महीने 1 दिसंबर से भारत G20 का अध्यक्ष है। पिछले महीने इंडोनेशिया में हमने देखा था जो G20 की बैठक हुई थी, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। और अगले साल 2023 में भारत में कई कार्यक्रम G20 को लेकर होने हैं। G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होगा और भारत में काफ़ी उच्च स्तर पर इन कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री इन कार्यक्रमों की तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। कई सारी बैठकें वो ले चुके हैं, राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की वो बैठक ले चुके हैं। उसके साथ साथ विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनकी वो बैठक ले चुके हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक भी इसको लेकर की गई है अपने अधिकारियों के साथ में। तो काफ़ी तेज़ी से ये तैयारियां चल रही हैं भारत में। और इसी के साथ हम आज का एजेंडा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।